नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पॉलिटेक्निक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे मित्रों ने डिमांड किया कि सर अनसॉल्व पेपर या मॉडल पेपर या ऐसा कुछ हमें कराएं जिससे हमें पूरे पेपर का एक आइडिया लगे और हम ऐसे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करें जिनसे हमको बहुत सारी चीजें समझ में आए। तो आज हम इस कड़ी की पहली शुरुआत कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ, इस अ, अंदर से, इस दिल से दुआ के साथ कि उम्मीद करता हूं कि ये पेपर कहीं ना कहीं यही ना हो जाए। ठीक, पर ऐसा सोचिएगा नहीं कि हमारे पास पहले से पेपर की कोई जानकारी है। हम एक मॉडल पेपर अपने अनुभव के आधार पर लेकर आए हैं। शुरू करने से पहले ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस साल का जो पेपर होगा उस पर बड़ा अंडरलाइन करिएगा कि बहुत हार्ड लेवल, बहुत हाई या अप लेवल का नहीं आ रहा। पिछले 3 सालों से वैसे ही नॉर्मल लेवल के पेपर आ रहे हैं, बिल्कुल हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक के। और दूसरी चीज ये है कि इधर तो लॉकडाउन भी था, इस नाते इस बार का मॉडल पेपर बहुत ही चुनिंदा और इंपॉर्टेंट सवालों के साथ ही बनाया जाएगा। इस बात की आप पूरी गारंटी ले सकते हैं। तो इसी की अच्छी इच्छा के साथ ये सारे सवाल हमको अपने एग्जाम में मिले, हम इस मॉडल पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। गणित भाग एक, गणित में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ये दो पार्ट में मैंने पहले इसको डिवाइड किया मॉडल को, 25 पहले में, 25 दूसरे में। तो ये 25वां पहली कड़ी है। ठीक है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस साल अगर आपने 40 प्लस क्वेश्चन भी कर लिया तो गारंटी है कि आपको पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना बन जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल संख्या 1 की, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 अंडर रूट 110 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है। पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है -10, ऑप्शन डी है -11। पहले तो ट्रिक से इसको समझ लें। ऐसे सवाल की सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपको अंडर रूट में ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए मिले ऐसा कुछ, तो इस ए का ऐसा फैक्टर करिए कि जो दो क्रमागत संख्याओं से लिया गया हो। इसमें जो छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगर मैं इस सवाल को इस ट्रिक पर लगाऊं तो हमारे पास नंबर दिया गया 110 और उसे एक अंतर वाला गुणनफल के रूप में पाएं कि 110 आए, तो जवाब होगा सर 10 गुणे 11। इसमें छोटा अंक कौन है? 10। तो आप सीधे ऑप्शन ए पर टिक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका लॉन्ग मेथड है, जो कहता है कि सर जी अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110। ठीक है। इन सभी को मान लें इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? x। अब ये पूरा एक बहुत ही लंबा सीरीज है, अनंत तक है। अगर इसमें एक मैं छुपा कर ढक लूं और पूछूं क्या इससे कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, जवाब होगा नहीं सर, ये भी लगभग x ही आएगा। तो हम इन पूरी इनफाइनाइट सीरीज आगे वाले हिस्से की जगह x रख सकते हैं, वही वाला x जो सामने है। और अब x फाइंड आउट अगर कर लेते हैं इस संबंधों से तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, वर्ग लेने पर वर्ग लेंगे, हमारा अंडर रूट हटेगा, 110 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। सबको एक तरफ ले जाइए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर 0। 110 का हमें ऐसा फैक्टर चाहिए, 110 का हमें ऐसा फैक्टर चाहिए कि अंतर एक आए। आपको अच्छे से मालूम है 11 दहा में 110, तो ये अप्लाई किया हमने और यहाँ पर देखिए फैक्टर कर लिया हमने। x कॉमन यहाँ पर x प्लस 11 और दूसरा -10 कॉमन, x प्लस 11 बराबर 0। तो दो फैक्टर आ गए हमारे पास, x प्लस 11 और x माइनस 10 बराबर क्या हुआ? 0। आंसर आया x बराबर -11 और x बराबर 10। आप देख सकते हैं माइनस की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं बनती है, क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वैसे भी -11 दिया तो है, लेकिन वो मेरे लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पहला अंक पॉजिटिव, तो इसमें कुछ ना कुछ घटेगा भी तो पॉजिटिव ही आना है। इसलिए आंसर क्या होगा? 10, जो कि डायरेक्ट ट्रिक के जरिए आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है। अगर इसी सवाल में हमको अंडर रूट ए दिया जाए, देखिए ट्रिक दूसरी कहती है कि अगर यहाँ पर प्लस लगा रहता तो भी लॉजिक यही होता, बशर्ते आंसर तब बदलकर हम किस पर कर लेते टिक? m+1 पर, यानी कि बड़े वाले अंक पर। अब यही मान लीजिए अंडर रूट 110 धन अंडर रूट 110। आप मेरे साथ लगे रहिए, कंफर्म है आपका पूरा सिलेबस इन्हीं मॉडल पेपर के जरिए झांक लेगा पूरे सिलेबस में। तो 10 गुणे 11। अब बड़ा कौन है? 11। तो यहाँ पर अगर ये होता सवाल तो हम 11 पर टिक लगा लेते। हाँ, अगर कोई बहुत बझा कर देता तो ये बड़ा अंक प्लस साइन के साथ मिलता और छोटा अंक माइनस साइन के साथ। x के ये दो मान भी हो सकते हैं। इस तरीके से भी अगर दो मूल दिया, जैसे हमें 2 मिला, तो इस केस में हमें बड़ा वाला प्लस साइन के साथ, छोटा वाला
माइनस साइन के साथ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रिक रही और एक्सप्लेनेशन वाली भी विधि रही जो मैंने आपको समझा दिया इस पहले सवाल में। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल हमारे पास है, यदि समुच्चय ए में आपके पास 10 सदस्य हैं और समुच्चय बी में आपके पास 15 सदस्य हैं, तो एन ए यूनियन बी में, ठीक है, महत्तम तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या, न्यूनतम तथा महत्तम सदस्यों की संख्या, महत्तम सदस्यों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है 10 कामा 25, ऑप्शन बी है 25 कामा 15 कामा 25, ऑप्शन सी है 15 कामा 20 और ऑप्शन डी हमारे पास लिखा हुआ नन। तो देखिएगा ये सीधे सीधे फॉर्मूला जैसा है, इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा ले क्योंकि अधिकतर हमसे पूछा जाता है। एन ए यूनियन बी में अगर आपसे मिनिमम सदस्य पूछा यानी कि न्यूनतम, तब क्या आपका ट्रिक होगा, और जब पूछा महत्तम तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम पूछा तो ए तथा बी में जो बड़ा हो, सही है, वो आपका आंसर होगा न्यूनतम, और महत्तम होगा एन ए प्लस एन बी। अगर मैक्सिमम किसी ने पूछा तो जवाब होगा एन ए प्लस एन बी। तो अब बताइए जरा, अगर मैं न्यूनतम पूछूं अपने इस सवाल के हिसाब से, तो मेरे पास ए और बी में कितने सदस्य हैं? 10 और 15। अब ये बताइए, पहला ऑप्शन कहता है ए तथा बी में जो बड़ा हो, तो बड़ा कौन है? 15, इसका आंसर हो गया 15। और महत्तम पूछा गया तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 10 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा? 25। तो 15 25 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोल दूं, ये सर्व समीकरण खूब याद कर लें, ये काफी हेल्प में आती है। जैसे a माइनस बी को हम लिख सकते हैं, इसे रिमेंबर कर लीजिएगा मित्रों, और आपको पूरा मजा आ जाएगा, पूरा मॉडल पेपर बिना स्किप किए देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सवाल मुझे आ रहा है, क्योंकि उसके बीच बीच में मैं जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उससे आपको उस एक्सरसाइज या उस चैप्टर के विशेष आइडियाज मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो a माइनस बी बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, और -4ab। और एक और भी इसी तरीके से a प्लस बी बराबर अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर और +4ab। ये दोनों अच्छे से याद कर लें। यहां पर आप अल्फा बीटा लिखा हो सकता है, एक्स वाई लिखा हो सकता है, ए और बी लिखा हो सकता है। तो इनमें से कोई भी लॉजिक हमारी यूज में बहुत आती रहती है, कोई भी सवाल हो सकता है। सवाल संख्या 3 देखिए, यदि दो संख्याओं का योग, 25 है, ठीक है, एवं उनका गुणनफल हमारे सामने लिखा हुआ 144 है, तो संख्याओं का अंतर क्या है? देखिएगा बढ़िया सवाल है, संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर क्या होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तो बहुत इजी वर्क है, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए गिफ्ट दे दिया है पहले ही। जरा ध्यान से देखिए, अगर मान ले दो संख्याएं कौन कौन है, अगर हम ये मान लें कि सर जी माना दो संख्याएं a तथा b हैं, तब इस स्थिति में आप यहां पर गौर कर सकते हैं, हमारे पास उनका योग यानी कि a प्लस बी बराबर कितना है? 25। और कहता हूं उनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर 144। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हमसे क्या पूछ रहा है? संख्याओं का अंतर बताइए, यानी कि a माइनस बी। अब देखिए ये जानना चाहता है हमसे, और मैं फिर वही बोलूंगा, ट्रिक पर ध्यान दीजिए। आपको बताया गया है a माइनस बी के जगह क्या लिखा जा सकता है? अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। अब इसमें हमारे पास निःशुल्क जो ऑप्शन है बढ़िया, वो आप देख सकते हैं। 25 है, 25 का स्क्वायर, 4 गुणे 144, तो 25 का स्क्वायर 625, और 4 से गुणा के बाद 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 4 एक्का में 4 1 5, 576 आ गया। तो इधर 25 बच रहा है और उधर आपका बच रहा है 24, जो कि होगा 49। 49 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 7। अब इसी में एक्स्ट्रा सवाल ये भी पूछ सकता था, देखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी, ए और बी का अंतर कितना आएगा हमारा? 7। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे क्या हो सकता था कि आप ये भी बताएं कि संख्याएं क्या हैं। तो अब आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर आपका ऊपर था 1 और ये है थर्ड, तो 1 है हमारा a प्लस बी बराबर 25,
और थर्ड है हमारा a माइनस बी बराबर 7। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। आप इनको ऐड कर लें, अगर जोड़ दें तो देखिए जोड़ने पर b कटेगा आपका, क्या आ जाएगा 2a बराबर 25 और 7 मिलकर 32, काटने पर 16। और फिर कहिए सर घटाने पर, अगर माइनस कर दें तब, तो ये माइनस प्लस माइनस ये क्या हुआ, कट गया और हमें मिल गया 2b बराबर 25 में से 7 गया 18, 2 से काटेंगे 2 नवा 18। तो a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो। यह था हमारा सवाल संख्या 3। ठीक है, देखिए स्किप कर कर अगर आप देखेंगे ये मॉडल पेपर तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जरूर अपना आधा नुकसान करेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ थ्योरीज जुड़ी हैं, वो मैंने जानबूझकर ऐसे सवालों को रखा है कि जिससे एक पंथ दो काज होता रहे। दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2:3 का अनुपात हो जाता है। संख्याएं क्या है, संख्याएं हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ हमारे पास a 15 और 24। दूसरा ऑप्शन हमारे पास लिखा है 21 और 34। ऑप्शन सी लिखा है 6 और 18। और ऑप्शन डी हमारे पास लिखा है 24 और 30। ठीक है, तो आइए सवाल में देखते हैं। आपको ये मालूम होगा कि अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं, जैसे मैं मान लो a अनुपात b बराबर ये दिया है, तो आप अगर इन संख्याओं में से अनुपात हटाने का प्रयास करेंगे, संख्याओं का मान जानने का प्रयास करेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा a बराबर इस 3 के साथ कुछ वेरिएबल यानी कि चर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं a बराबर 3x और b बराबर क्या बोल सकते हैं सर 5x। अब आगे जो डिमांड हो, मैं प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, इसमें भी 8 जोड़ दिया और इसमें भी क्या किया 8 जोड़ दिया, तो पहली संख्या अब बढ़कर हो गई 3x प्लस 8 और दूसरी संख्या बढ़कर हो जाएगी 5x प्लस 8। और फिर रेशियो लिया तो कह रहा सर जी फिर क्या आएगा आपका अनुपात 2:3 आएगा। तो अब सबसे पहले x पता करें, क्योंकि x आ जाएगा तो हम a और b जान जाएंगे, संख्याएं क्या है निकल आएंगी। तो 3 त्रिक 9x, 3 8 24, 2 पंजे 10 और 2 8 16। इधर ले आए, इसको घटा दिया x, इसको उधर भेजा, 24 में से 16 गया, क्या आ जाएगा 8। तो x बराबर 8। पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या हमारी 5x है, तो x की जगह 8 रखा, यहां भी 8 रखा, 8 त्रिक 24, 8 पंजे 40, यानी कि 24 और 40 हमारा आंसर होगा। अब सॉरी 24 और 8 पंजे 40। ठीक है, एक मिनट मैं एक बार फिर से चेक कर दूं, 3x 5x 24 40, ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, करेक्शन कर दीजिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 24 और 40। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको आराम से सवाल समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5। एक तैराक धारा की दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। स्थिर जल में उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ हमारा 17, ऑप्शन ए हमारा है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हमारा है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी है 17.7 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन है, एक बार इसको और रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक तैराक एक धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चलिए जरा मान लेते हैं ये धारा की दिशा में एक आदमी तैर रहा है। ठीक है, इसकी अपनी स्पीड u है। ठीक है, और धारा v है। तो धारा की दिशा में क्या होगा, धारा की दिशा में परिणामी चाल,
दिशा में परिणामी चाल। अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे सर जी बहुत आसान है, परिणामी चाल दोनों का क्या होगा, जोड़ हो जाएगा, u प्लस v। और ये कितने के बराबर दिया है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया हमारा पहला। फिर कहता है अगर मान ले धारा आपकी इस तरीके से बह रही है v से, और आदमी उधर से तैर रहा हो ऐसे u, तो आप बताइए दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए हैं, तो धारा के विरुद्ध परिणामी चाल कितनी हो जाएगी, तो जवाब हो जाएगा सर जी, अब हो जाएगा ये u माइनस वी, यानी कि u माइनस वी बराबर कितना हो जाएगा, तो दिया है सर 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब पहले और दूसरे को सॉल्व कर ले, हमारा मकसद है उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल मतलब स्थिर जल में तैराक की चाल। तो हमारा मेन टारगेट u है, u क्या होगा, u किसकी चाल है, तैराक की, v किसकी है, धारा की। तो इन्हें बस जोड़ दे दोनों इक्वेशन को, देखिए v कटेगा, 2u बराबर 9 6 15, तो u बराबर 15/2, काटेंगे 2 7 14, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी वाला। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर हमसे कहा था सर वीडियो बनाइए, पर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जहां तक पॉलिटेक्निक का सवाल है, मेन सूत्र पर ही डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगा लेंगे तो 100% लगा जाएंगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल ये सवाल है, देखिएगा क्या लिखा है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो लाभ तिगुना हो जाता है, लाभ तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, हो जाता है। लाभ प्रतिशत है ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 150%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 200%। फिर से देख लें, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ तिगुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, 50, 150, 100 और 200। तो ध्यान से एक बार इसको पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा लाभ हानि की थ्योरी भी समझ लेते हैं। लाभ हानि की थ्योरी में बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो चीज आप खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है, और जो बेचते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अब कोई अगर आपके विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दिया जाए, तो यहां पर जवाब ये होगा सर जी, इसकी वैल्यू देखिएगा, अगर ये प्लस में आया तो लाभ ये दर्शा रहा है, और ये ऋण में आ रहा है तो हानि दर्शा रहा है। अब कोई अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना चाहता है, तो इस स्थिति में उसे क्या करना होगा, यही दोनों मान, यही मान, अगर लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि यहां रखें, और नीचे लगा दें क्रय मूल्य, और इंटू क्या कर दें 100। इससे आपको लाभ या हानि प्रतिशत मिल जाता है। अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, माइनस में होगा तो हानि प्रतिशत आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक मजा पूरा नहीं आने वाला। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया गया तो लाभ तिगुना हो जाता है। तो माना क्रय मूल्य कितना था, पहले समझ लें। माना क्रय मूल्य हमारा क्या था, x, और विक्रय मूल्य कितना था पहले हमारे पास, तो जवाब है सर विक्रय मूल्य मान लीजिए कितना है, y। अब क्या कहता है, विक्रय मूल्य को दोगुना हो जाता है, विक्रय मूल्य को जो y था उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया 2y, तो लाभ तिगुना हो जाएगा। ठीक है, लाभ हमारा क्या हो जाएगा, पहले का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा यहाँ पर देखें, लाभ के लिए हम यहाँ पर गए कहे सर जी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, फिर से देख ले एक बार, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फिर से समझ लीजिए एक बार। मैं मान लू कोई वस्तु x की थी, हम y में बेचते तो कुछ लाभ मिलता। अब हमने क्या किया, इस y को 2y कर दिया, दुगना कर दिया, तो हमारा जो लाभ था पुराना वो 3 गुना हो गया। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य का मतलब 2y, और क्रय मूल्य का मतलब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर x हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा x, और लाभ पहले जो भी होता था एनीथिंग होता था, वो हमारा कितना था, पुराना लाभ कितना था, तो जवाब होगा सर पुराना लाभ होगा y माइनस एक्स। फिर से देख लीजिएगा y माइनस एक्स, तो हमारा पुराना लाभ जो था वो होता y माइनस एक्स। तो यहाँ 3
y माइनस एक्स, 3 टाइम्स y माइनस एक्स, ये आ जाएगा 3y माइनस 3x, ये 2y माइनस एक्स। अब बताइए जरा, इसे घटा देंगे तो y ये उधर जाएगा तो 3x से x गया, क्या आ जाएगा 2x। यहां से हम रिलेशन बोल सकते हैं कि सर y बराबर क्या है हमारा 2x। तो बताइए जरा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हमारा है सर 3y माइनस, ऊपर क्या लिखेंगे हम लाभ, और बटे में क्या लिखेंगे क्रय मूल्य, और गुणे क्या लगा देंगे 100। तो अब जरा बताइए आराम से, लाभ की जगह हम क्या लिखेंगे 3y माइनस एक्स, क्रय मूल्य की जगह x, गुणे में क्या 100, और y की वैल्यू अभी देखिए यहां से क्या निकल कर आई है 2x, 2x से x जाएगा, क्या आ जाएगा x, तो 3 इंटू एक्स बाई एक्स, गुणे क्या हो गया 100, ये कट गया, आंसर आ रहा हमारा 300%, सॉरी आंसर हमारा आ रहा है 300%। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, क्रय मूल्य अगर x है, विक्रय मूल्य y है, तो उस स्थिति में लाभ आएगा हमारा y माइनस एक्स। लेकिन अगर ये 2y कर दें तो हमारा लाभ पहले का क्या हो जा रहा है तिगुना, पहले का क्या हो जा रहा है तिगुना, तिगुना हो गया। और अब कितना आएगा हमारा इधर वाला अंतर 2y माइनस एक्स, तो इधर हुआ 3y माइनस 3x और 2y माइनस एक्स। अगर 3y से 2y घटा दिया तो y, और ये 3x उधर गया तो प्लस 3x से x जाएगा तो 2x, y बराबर क्या हो गया 2x। अब यहाँ आते हैं लाभ, हमारा लाभ कितना है, तो जवाब है सर यही है हमारा लाभ, ठीक है 3y माइनस एक्स। और हमारा क्रय मूल्य कितना है x है, तो y की जगह 2x रखा, 2x से x गया x, 3x बाई एक्स, x कटा, और 100 से गुणा होने के बाद आंसर कितना आ गया 300%, ठीक है। चलिए थोड़ा लॉजिकल सवाल था, जानबूझ कर रखा गया कि आप इसका आउटपुट आराम से ले सकें। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत बार पूछा गया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m, तब क्वेश्चन है कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है m क्यूब माइनस 1 बाई एम क्यूब प्लस 1, बी दिया है m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर माइनस 1, सी दिया है हमको m स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1, और डी दिया है नन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। थोड़ा सा आप कोसेक और कॉट का संबंध याद करिएगा, हमें मालूम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी आउटपुट का हम फायदा उठाएंगे, इसमें हल में फायदा उठाएंगे, कहेंगे सर एक इक्वेशन हमारे पास है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हुआ m, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन के लिए अगर यहीं पर बीच में माइनस मिल जाए सर, तो ये कुछ x प्लस वाई और x माइनस वाई जैसा होगा, फिर हम आराम से कुछ वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ऊपर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का नीचे गुणा कराया, और बराबर m था ही, उसमें क्या प्रॉब्लम, जब चाहो ये आप काट दो, पर काटने के लिए नहीं पाला मेरे भाई, कोसेक a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होने के नाते अंश हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m। अब इनकी जगहों को हम एक्सचेंज कर लेंगे तो कहेंगे सर जी ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा पोर्शन तो हमारा 1 बनने ही वाला है, और ये m नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई एम, उधर कोसेक माइनस कॉट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एम। अब ये दो इक्वेशन को लेकर हम जो चाहें वो निकाल लें। अब ये बताइए कोसेक का जहां तक मामला, कॉस का जहां तक मामला है, कॉस किसका उल्टा होता है, तो जवाब है कॉस सर सेक का उल्टा होता है, ठीक है। तो आप कॉट भी लेकर अपना समाधान निकाल सकते हैं, कोसेक से भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन थे, ये वाला इक्वेशन वापस इसके पास लिख देते हैं, बीच में से गायब कर देते हैं। बताइए ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बाई एम, इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ये 2 टाइम्स कोसेक थीटा बराबर m प्लस 1 बाई एम, लेने पर आ जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम, और नीचे हमने क्या किया, कहा सर जी कोसेक थीटा बराबर एम स्क्वायर प्लस 1 बाई 2m हो जाएगा, ठीक है। कोसेक किसका उल्टा होता है, जवाब होता है सर साइन का, तो साइन क्या होगा, इसी का उल्टा, यानी कि 2m बाई एम स्क्वायर प्लस 1। हमसे क्या पूछा कॉस, अब बताइए जरा कॉस थीटा क्या होता है, जवाब होगा सर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लगा दिया जाए 1 माइनस 2m बाई एम स्क्वायर प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको अगर आप देखना चाहें तो हमारा रिजल्ट जो आ जाएगा, ठीक है, इस पर जरा गौर करिए, हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा के मैटर में, तो जवाब होगा सर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये पूरा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बगल में 4m
स्क्वायर। अब नीचे आ गया आपका एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोले अब ये दोनों हटेगा तो जहां ये प्लस था वहां पर क्या आ जाएगा आपका माइनस 2m स्क्वायर, और इस नाते ही बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में अंडर रूट, हट गया अंडर रूट, एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका टैली कर रहा है, तो जवाब होगा सर ऑप्शन संख्या सी। तो उम्मीद करते हैं यहां तक के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इससे आपको सवाल को लगाने में मजा आएगा, बाद में भी आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा बोर्ड पर आ गया, cos 10 प्लस साइन 10 अपॉन cos 10 माइनस साइन 10। ऑप्शन सारे 10 या कॉट में दिए हैं, मतलब ये हमको प्रेरित कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि भैया आप चलो 10 की ओर या कॉट की ओर। तो 10 की ओर जाना आसान है क्योंकि 10 के हम फॉर्मूले जानते हैं, 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और 10a माइनस बी मैं एक बार याद करा देता हूं आपको, 10a प्लस बी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a और 10b, और इसी तरीके से हमारे पास 10a माइनस बी होता है। ठीक है, ये होता है हमारा 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दें, अगर इसे मुझे 10 बनाना है तो 10 के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने इस सवाल में साइन के नीचे अगर कॉज आया, साइन बाई कॉज क्या कहलाता है 10, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो साइन बाई कॉज लाने के लिए क्या करेंगे, हम अंश में भी cos 10 का भाग दे दें, ध्यान दीजिएगा, इससे वैल्यू पर आपके कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ठीक है, और हर में भी हम cos 10 का भाग दे दें तो इससे वैल्यू पर हमारे प्रभाव पड़ नहीं रहा, ये हमारा कटा ये 1, ये हमारा कटा ये 1, तो ऊपर आ रहा हमारा 1 प्लस साइन बाई कॉज यानी कि tan 10, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन बाई कॉज यानी कि tan 10। अब यहाँ देखो इसके बगल में 1 तो आप लगा ही सकते हो, इसके लिए कोई मना ही नहीं कर सकता, और इस 1 को आप इस फॉर्मेट में ले आओ, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो इस 1 के जगह tan 45 लिख लो, और यहां भी 1 के जगह क्या लिख लो tan 45, क्यों, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, a का काम हमारा कर रहा 45, b का काम 10, यानी कि tan 45 प्लस 10 जो कि आ गया tan 55 डिग्री। तो हम 55 डिग्री के लिए फिर लिख सकते हैं tan, सर यहाँ से आंसर कोई भी 55 में नहीं दिया है, सब कुछ कम ही दिया है 55 से, तो हम यहाँ एक चीज यूज कर सकते हैं 90 माइनस 40, सॉरी 90 माइनस 35, 90 में से 35 गया 55, और हर बच्चा जानता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot 35, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन बी cot 35। अगला और भी जोरदार क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है अगला, मजा आ जाएगा आपको लगाकर ये अगला वाला सवाल। देखिए सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार आप परेशान होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे क्वालिटी वाले हैं और बहुत ही छाट छाट कर रखे गए हैं। 1080 1010 माइनस लगाकर बीच में, और 1070 पूछ रहा सर कितना आएगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4, ये हमारे पास है। ठीक है, तो हम फिर यहाँ पर वापस आएंगे, कहेंगे सर जी 10 में है, साइन कॉज में बदलें क्योंकि कुछ संभावना और कुछ तो दिख नहीं रही, तो tan 80 को लिख सकते हैं sin 80 बाई क्या cos 80, और फिर tan 10 को sin 10 बाई क्या लिख सकते हैं cos 10। ठीक है, फिर नीचे लिख सकते हैं sin 70 बाई cos 70। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, ये इधर, जरा बताइए क्या हो जाएगा, sin 80 cos 10 माइनस sin 10 cos 80 अपॉन लगाइए और लिखिए सर cos 80 cos 10 अपॉन में आइए sin 70 cos 70, क्लियर हो गया। ऊपर देखिए क्या बन रहा फॉर्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin a माइनस b यानी कि 80 माइनस 10, और ये पूरा सिस्टम नीचे आने वाला है तो हम उसको भी लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा cos 80 cos 10, ठीक है, sin 70, और ये उलट कर कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि cos 70। तो ये हमारा आ रहा है मित्रों साइन 80 में से 10 गया 70, नीचे भी है साइन 70, काम खत्म हमारा। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ, cos 70। तो मैं एक काम कर लूं, इसे cos a cos b का फॉर्मूला बना सकते हैं, बशर्ते पीछे 2 भी लिखा हो। तो 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी, और धन cos a माइनस बी। तो ये चीज बन सकती है, ये बशर्ते यहाँ 2 होता। तो मैंने 2 का नीचे गुणा कर दिया और 2 का ऊपर भी क्या करा दिया, भाग करा दिया। अब जरा नीचे वाला बताइए, 2 cos a cos b बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 cos 70। नीचे बोलिए 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या बन जाएगा, cos a प्लस b यानी कि 80 प्लस 10, और धन cos 80 माइनस 10। ठीक है, अब बताइए जरा क्या हो जाएगा ये। तो जवाब होगा सर 2 cos 70 और 80 और 10 मिलकर क्या होगा, 90। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 और बगल में cos 70। इस cos 70 ने cos 70 को काट दिया, आंसर सिर्फ कितना आ गया, 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के दो दो फॉर्मूले, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से लगे। साइन a प्लस बी, उधर से लगा आपका 2 cos a cos b। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा ऊंचाई और दूरी से लिया गया है। काफी बढ़िया सवाल वो भी है। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। आप बिल्कुल से इन सवालों में स्किप करने की गुंजाइश कम रखते हैं, और अगर आप करते हैं तो ये सब आपके पैरों पर अपने द्वारा मारी गई कुल्हाड़ी होगी। फिर बाद में ये ना कहिएगा कि सर ने सब कुछ बताया था वीडियो में और मैंने ध्यान से नहीं देखा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो बीच बीच में आपके लेक्चर के आ रही हैं, सवाल के बीच बीच में उनका जिक्र करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। ऊंचाई और दूरी, जहां से हर साल एक सवाल डन है। त्रिकोणमिति, जहां से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल डन है, आते रहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल अगला ऊंचाई और दूरी का। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए। 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक पंक्षी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और 20 सेकंड बाद ये उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये बताना आपको कि उस पक्षी की चाल क्या है, स्पीड क्या है, किस दर से वो उड़ रहा है। और ऑप्शन आपके सामने हैं सारे। ठीक है, क्या ऑप्शन दिए गए हैं हमको, सर 200 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड, 200 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड। तो आइए देखिए जरा हल में देखते हैं। पहले क्या है कहानी, हमारे पास एक पक्षी है जो उड़ रहा है। ठीक है, उड़ रहा है और उसको हमने नीचे से जमीन से कहीं से देखा, तो बताया भैया इसका एंगल जो है वो हमारे कितने डिग्री के बराबर है, 60 के। लेकिन इस समय इसकी हाइट कितनी है, तो जवाब है सर 2000 मीटर। ठीक है, फिर ये पक्षी उड़ रहा है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, मैं मुंह की बात पर नहीं जाता, उधर भी जा सकता है, इधर भी। लेकिन इधर जाने पर, हमारे पास आने पर देखिएगा ये एंगल क्या करेगा, इधर देखिए ये एंगल क्या करेगा, इंक्रीज। और अगर इधर जाता है तो आप देखिएगा आपका एंगल 60 से डिक्रीज करेगा। अब सवाल के हिसाब से आप मूव कराइए, तो हमारा एंगल 20 सेकंड बाद 30 डिग्री हो रहा है, यानी कि पक्षी किधर मूव करेगा, हमारा जो पक्षी होगा वो हमारा किस तरीके से मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, और अब थोड़ी देर बाद हमारा जो एंगल बन जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो इधर वाला मिटा दें, क्योंकि घट रहा है तो यानी कि कंफर्म है, हमें उधर ही चलना होगा। ठीक है, ये 2000 मीटर हमारा, इसको ले जाकर हमने जोड़ दिया वहां से, कहा सर जी ये एंगल कितना है, 30। पर ये 36 उड़ान ही भर रहा है, तो इसलिए ये भी ऊंचाई अभी भी कितनी आएगी, 2000 मीटर। ये समय जो यहाँ लगा वो हो गया हमारा 20 सेकेंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग, क्या आता है हमारा। ठीक है, आइए थोड़ा ध्यान दे। सबसे पहले यहां पर हम ध्यान दें तो अगर कहेंगे सर जी एक ट्रायंगल बन रहा हमारा ए बी और सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या कह सकते हैं आप, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि 2000 बटा ए बी। तो ए बी इधर, tan 60 उधर, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2000 के नीचे अंडर रूट 3, इक्वेशन नंबर 1। फिर चलते हैं, कहेंगे सर जी एक और नाम दे दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए, एबीसी हो गया तो डी और ई कर लीजिए। एक दूसरा ट्रायंगल भी आपको दिख रहा होगा 30 डिग्री वाला, यहाँ आप कह सकते हैं सर tan 30 डिग्री बराबर, बोलिए जरा, लंब बटा आधार। तो हमने कहा सर जी ये हो जाएगा 2000 बटा आधार मतलब एडी, तो एडी उधर, ये इधर, तो यहाँ पर हो गया एडी बराबर 2000 के नीचे tan 30 यानी कि 1/√3, तो एडी बराबर हो गया 2000 अंडर रूट 3 मीटर। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखें,
अपने डायग्राम में, तो आप पाएंगे जो आप ये सी बोल रहे हो, ये सी किसके बराबर है? तो जवाब होगा सर ये BD के बराबर है। ये जो हमारा सी है वो किसके बराबर है? BD के बराबर है। तो ये BD हमें मिल सकता है आराम से, जिस बहाने हम CE तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखें जरा, अगली लाइन हमारी क्या है? कहेंगे सर CE यानी कि BD बराबर या CE बराबर, कैसे कह दें? CE बराबर BD। और BD कितना होगा? कह देंगे सर जी AD से आप क्या करिए, AB घटा दीजिए। आपके पास AD भी है 2000 अंडर रूट 3, AD आपने निकाला था 2000 बाय रूट 3, तो एलसीएम ले लें, ये गुणा होगा, ये हमारा रूट 3 हट जाएगा, रूट 3 3, 3 का 2000 से गुणा 6000, 6000 से 2000 गया तो 4000 बटा अंडर रूट 3, ये आ गया। अब ये सी है क्या वाकई में? तो जवाब है 20 सेकंड में पक्षी द्वारा तय की गई दूरी। अभी तक ये सारी चीजें मीटर में आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम कहेंगे सर सी हुआ पक्षी द्वारा 20 सेकंड में चली दूरी, 20 सेकंड में चली दूरी। तो सर ये तो मैं दूरी सूत्र से भी लगा लेता हूं। मान ले अगर ये पक्षी 20 से चल रहा होता तो दूरी बराबर चाल गुणे समय यानी कि V गुणे T, और ये दूरी हमको मिल चुकी है ऊंचाई दूरी की सहायता से 4000 अंडर रूट 3। तो V तो नहीं पता, लेकिन T के जगह 20 जरूर रख सकते हैं, और इसके रखते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये कटा, ये भी कटा, ये 200 आ गया, तो यानी कि 200 बटा अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन संख्या। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगे। आपकी प्यारी कमेंट्स का हमें लगातार इंतजार रहता है, तो आप जरूर किया करें। और मित्रों अगर हो सके शेयर भी, क्योंकि जो टीचर आपके साथ इस प्रकार लगा हुआ है, आपके लिए 100 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं हम, और अब मॉडल पेपर भी, वो भी इकलौता टीचर विथ इन 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ में इतने सारे वीडियोस। तो आपका भी कुछ फर्ज जरूर बनता है, उस टीचर के लिए कुछ करें, कम से कम एटलीस्ट शेयर ही करें, ठीक है? अच्छा शेयर करें, फेसबुक करें, व्हाट्सएप करें, कुछ करें जरूर, तभी हौसला बढ़ता है। मित्रों आप फरमाइश जरूर करते हैं लेकिन अपने टीचर की हेल्प नहीं करते, ये बड़ा दुखद बात है। ये लगता है जब हम लोग करते हैं और कभी लेटते हैं तो हमको भी लगता है कि हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स की तरफ से आना चाहिए। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपकी तरफ से भी कुछ होना चाहिए। चलिए खैर अगले सवाल की तरफ। एक वृत्त की दो जीवाएं AB तथा CD वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर काटती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं। यदि AP बराबर 12, PB बराबर 6 और CD बराबर 17 हो, तो क्वेश्चन पूछ रहा है CP क्या होगा। ये सब सेंटीमीटर में है, ये ध्यान दीजिएगा। ये लगाया जाए पहले, देखें क्या होगा। एक वृत्त है हमारे पास और कहता है उसकी दो जीवाएं AB और CD हैं जो एक दूसरे को कहीं वृत्त के अंदर काट रहे हैं। तो चलिए ऐसे खींच दें, एक का नाम दे दें AB और एक का नाम ऐसे खींच दिया तो CD रख दिया, ठीक है? AB और CD कहीं काट रही है, इस पॉइंट का नाम क्या है? P। बाकी जानकारी आपके आंकड़ों में है। ये लंबाई हमारी 12 है और PB हमारे पास 6 है, ठीक है? इस लॉजिक पर बहुत बार सवाल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? CD की पूरी लंबाई यहां से वहां तक 17 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। आपके पास इस तरीके का सवाल आ सकता है जैसा आपके सामने दिख रहा है, A B C और D P एक हो सकता है। दूसरा डायग्राम इस तरीके से भी दे सकता है, यहाँ P नाम दे दें, यहाँ लिख दें A और B, यहाँ पर लिख सकते हैं C और D। इस शेप का भी आ सकता है। तो इस शेप में हमारे पास खासियत ये होती है कि PA, इधर देखिएगा PA इंटू PB, एक ही खंड के दो पार्ट। फिर उधर देखा दूसरा खंड PB PC गुणे PD, इनका मल्टीपल आपस में बराबर। ऐसे यहाँ भी PA गुणे PB, इधर देखिए PA गुणे PB और PC गुणे PD, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो बराबर होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ये फॉर्मूला समझ में आ गया हो, तो इस पर अधिकतर सवाल हमारे पास आते रहते हैं। तो आइए जरा, इस दूरी को हमने क्या मान लिया? x, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? 17 माइनस एक्स। तो हम फिर यहाँ पर वो रूल लगा दें, कह दें सर PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ठीक है? तो PA का मतलब हो गया हमारा 12,
पीबी का मतलब 6 और पीसी का मतलब हो गया 17 माइनस एक्स, पीडी का मतलब एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करना, 12 छक 72, 17x माइनस एक्स स्क्वायर, सबको एक तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 72 बराबर सॉरी प्लस 72 बराबर 0। ठीक है, अब 72 का ऐसा गुणनखंड करिए कि हमारा आंसर जो है वो 17 का अंतर दे दे। ठीक है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा है? 12 छक 72, 8 नवा 72, जवाब कहाँ सर? 8 नवा 72, 9 और 8 17 होते हैं, तो 9x और 8x प्लस 72 बराबर 0। पहले दो में क्या होगा? x कॉमन, अगले दो में से क्या हो जाएगा आपका फिर 8 नवा 72, ये कॉमन, तो x माइनस 9 और x माइनस 8 बराबर 0, यानी कि x की दो गुंजाइशें, 9 आ सकता है या तो फिर 8 आ सकता है। आपसे सीपी पूछा है, क्या पूछा है? सीपी कितना होगा? तो 17 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 8, और 8 अगर घटाते हैं तो आ जाएगा 9, यानी कि 8 और 9 की गुंजाइश है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा समरूप त्रिभुज से। दो समरूप त्रिभुजों का, त्रिभुज का नाम मैं मान लूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, वो कितना? 49, और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमें दिया हुआ कितना? 81। ठीक है, उनके संगत लंबों का अनुपात, क्या पूछा है? संगत लंबों का अनुपात, लंबों का अनुपात, ठीक है, क्या होगा? ठीक है, ये पूछा। ऑप्शन दे रखा है 49:81, ऑप्शन बी 7:10, ऑप्शन सी 9:7, ठीक है, और ऑप्शन डी 7:9। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान दें, हल में आते पहले डायग्राम बनाते हैं। एक नाम दिया ए बी सी, लंब भी डाल दिया, नाम दिया इसको H1। ठीक है, इधर देखिए ए डी ई एफ, यहाँ पर एक लंब डाल दिया, नाम दिया इसको H2। अब ये दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? तो एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। इसी क्रम में अगर ये समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि ए बी, इधर देखिएगा, यहां से भी आप लिख सकते हैं ए बी और डी के अनुपात का वर्ग, फिर उसके बाद बी सी आप कह सकते हैं, और यहां कह सकते हैं ई एफ का वर्ग, और फिर आप क्या कह सकते हैं? तो जवाब होगा सर ए सी और डी एफ का वर्ग, ए सी और डी एफ का वर्ग, ये भी हो सकता है, और लास्ट में दोनों की ऊंचाइयों का वर्ग भी लिया जा सकता है। ये सारे फॉर्मूले जैसी आवश्यकता, जैसा सवाल में इनपुट हो उस हिसाब से यूज करें। तो एबीसी का हमारे पास 49 है, इसका 81 है, मकसद केवल H1 और H2 से है, तो H1/H2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो मिल जाएगा H1/H2 बराबर √49/81, तो 49 का 7 और 81 का 9, यानी कि आंसर आ जाएगा 7:9, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आसान काम नहीं मित्रों, आप इसी पेपर को बैठकर काफी देर में सॉल्व करते, हम इसको लिखते, बताते, समझते हम लोग चल रहे हैं, तो काफी कुछ है। क्वेश्चन नंबर 13, इस तरीके से हमारे पास है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एम और एन की जानकारी है कि एम एन जो है हमारा वो पैरेलल है, ऐसे बढ़ा लेते हैं, ये भी किसके पैरेलल है? पी आर के, एम एन पैरेलल है पी आर के, और यहाँ पर नाम है ए सी और बी, ये 70 डिग्री। और एक इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई है कि सर ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या होगा? ए बी सी क्या होगा? ए बी सी क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, ए बी सी, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, और एक जानकारी और भी हमारे सवाल में दिया गया कि ए बी और हमारा जो AC है ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तब ये बताइए कि x का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हमको दे भी रखा है, ऑप्शन ए दिया 70 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 110 डिग्री, और डी है नन। आराम से थोड़ा समझते हैं। ये देखिए हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, हमने दो पैरेलल लाइंस खींचे, और ये एक तिर्यक रेखा खींची, यहां से मैच कराते रहिएगा, इसका नाम बी है, इसका नाम बी है। अगर ये 70 हुआ तो आप जानते हैं संगत कोण भी क्या होते हैं? सेम। ठीक है, दूसरी तरफ से हमने इधर से भी लाइन खींचा, यहाँ सी लिख दिया है,
और हमने बोला सर ये दोनों भुजा बराबर, अगर संगत भुजाएं बराबर तो ये दोनों कोण भी क्या होते हैं, उसी के साथ संलग्न कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स, तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का, त्रिभुज एबीसी बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में फिलहाल तीनों कोणों का योग कितने के बराबर आ जाएगा, जवाब होगा सर 180 के। तो ये 7 7 14, 140 उधर जाकर घटेगा, आंसर कितना आ गया, एक्स बराबर 40 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं काफी आसान चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी खतरनाक चीजें हमसे नहीं पूछी गई हैं। थोड़ा सा प्रयास करने से सारे क्वेश्चंस हमारे इजीली लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 14 है, 12 और 3 सेंटीमीटर है। एक 12 सेंटीमीटर का वृत्त है, एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त है। ठीक है, इसकी त्रिज्या R1 बराबर है 12 और R2 बराबर क्या है, 3 है। कहता उनके बीच की दूरी, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी, जिसको हम O1 O2 कहते हैं और अपनी भाषा में हम इसको D भी कहते हैं टॉपिक के हिसाब से, ये हमको दे रखा 15 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई क्या होगी। मतलब अगर एक ऐसा स्पर्शी खींचे जो ऐसे आए और इसको भी टच करे और इसको भी टच करे तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसको एल अगर मैं बोलूं तो एल क्या होगा। ये बहुत ही आसान चीज है मित्रों, इसके लिए आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या कहता है, ये हमारा होता है डी स्क्वायर और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए डी की जगह कितना है हमारे पास 15, R1 का मान 12, ये है 3 का होल स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 12 में से 3 गया 9 यानी कि 81, 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और 1 144। आंसर कितना आ गया सर, 12 सेंटीमीटर। इस तिर्यक अनुस्पर्शी की लंबाई कितने के बराबर आ रही है, 12 सेंटीमीटर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे पास एक जबरदस्त डायग्राम है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से गया है, सॉरी इस तरीके से गया है। ये डिग्री हमको 80 डिग्री दिया है, ये हमारा 30 डिग्री है। क्वेश्चन हमसे है ए क्यू सी, ए क्यू सी, ये वाला एंगल आपको बताना है। यहाँ नाम बी है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 55, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 65 डिग्री। ठीक है, तो आराम से आप देख सकते हैं इस सवाल में कि यहाँ पर एक आपका थ्योरम कहता है कि एक लॉजिक है जो आपको पता होनी चाहिए। ये देखते चलो लॉजिक क्या है। अगर मैं ऐसे खींच दूं तो ये जो एंगल है, ठीक है, वो इसके बराबर और इधर वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होता है। फिर से देख लें, इधर वाला उधर के बराबर, उधर वाला इधर के बराबर। तो इस नियम के हिसाब से ये भी मेरा कितने डिग्री के बराबर आ जाएगा, देखिएगा ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींचा इसे भी कितना आना चाहिए, जवाब है 80। और अगर यहाँ जो एंगल है वो इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि ये दोनों भी सेम आने चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा 30। अब अगर आप यहाँ पर अंडरलाइन करें तो आप कहेंगे सर जी ये मेरा 80 डिग्री है और ये एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पर मैंने y मान लिया। अब ये बताइए y और 80 को जोड़ देने से कितना आ जाएगा, तो जवाब वो एक सीधी रेखा कितने का एंगल बनाता है, रैखिक युग्म कितना होता है, तो कहेंगे दोनों का जोड़ तो 180 होता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, कहेंगे सर जी घटकर 100 डिग्री। तो y मिल गया। अब आप सीधे कह सकते हैं इन ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ए सी क्यू में, ए सी क्यू में कहेंगे सर जी 30 प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 180, जिसमें y की वैल्यू आपने 100 निकाल दी है, तो 100 और 30 मिलकर 130 और 130 पूरा उधर गया, 180 में से निकल गया, तो आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, आंसर हमारा सॉरी 130 180 में से गया तो हमारा आंसर आ गया कितना 50 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये 15 क्वेश्चन तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी हमें और भी 10 क्वेश्चन लगाने हैं। 25 क्वेश्चन का ये हमने वीडियो डाला है ताकि 2 पार्ट में आपको ये मैथ का जो पहला मॉडल पेपर है वो बड़े आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन इतनी आदत डालनी पड़ेगी ताकि आप वहां भी जाकर एटलीस्ट बैठने की अच्छा अनुभव पहले से आपके पास रहे। नहीं तो पता चला आता हुआ भी सवाल लोग कभी अनमने ढंग से
सॉल्व कर कर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, कि छोड़ो यार बहुत हो ही गया, बहुत थक गए ना यार। ठीक, तो ऐसा काम नहीं करना है मित्रों। अभी आगे बढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन और लगाएंगे। वो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, 3/15, 21/10, 63/35 का मसप। तो 3/15, 21/10 और 63/35 का मसप। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ऊपर मसप पूछा है तो ऊपर वालों का मसप और नीचे वालों का लसप निकाला जाता है। अगर यही लसप होता तो ऊपर वालों का लसप, नीचे वालों का मसप। तो हम ऊपर लिखेंगे 3, 21, 63 का मसप। अपॉन के लिए रूल है, जो ऊपर दिया वही और नीचे उल्टा, यानी कि 15, 10, 35 का लसप। तो बताइए जरा, वो ऐसी संख्या जो इन तीनों को काटे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 21, 63 को काटे। तो 3 से बड़ा हम ले ही नहीं सकते, और संजोग से 3 से ये सब कट रहे हैं। 3 7 21, 21 बार में 63, तो इसलिए इसका मसप आ गया 3। और नीचे आ जाइए जरा, अब यहाँ पर चाहिए मुझे लसप, यानी कि 15, 10, 35 से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो आप 35 का पहाड़ा पढ़ लें, 35 दूना 70, ये 10 से कटेगा, 15 से नहीं, 15 7 105, तो ये 15 से कटेगा, 10 से नहीं। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, फिर इसमें 35 जोड़ेंगे तो 140 आएगा, जो कि नहीं कटेगा। 15 से 10 से कट जाएगा, फिर इसमें 35 जोड़ेंगे तो 175 आएगा, जो कि 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से 35 जोड़ेंगे इसमें तो हमारा आ जाएगा 210। ठीक है, कितना आ जाएगा 210। या फिर आप एक तरीका ये भी लगा सकते हैं, आपको मालूम होगा 15, 10, 35 का, इस तरीके से, इस विधि से, भाग विधि से। तो 5 3 15, 5 दूना 10, 5 7 35, और फिर सभी अंक या तो 3 से कटेंगे या तो 2 से कटेगा अगली बार। ठीक है, या तो 7 से कटेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15, 15 दूना 30, 3 7 21, यानी कि इनका लसापा कितना आ जाएगा आपका 210। अब इसको भी काट सकते हैं, 3 7 21, 1/70, 1/70, यानी कि ऑप्शन संख्या सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन, x + 1/x की वैल्यू अगर √3 है तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। मैंने इस पर होल क्यूब लगा दिया। अब बताइए जरा, ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, a³ - b³। a³ - b³ का फॉर्मूला a - b, a² + b² और धन ab। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अब ये देखना है कि सर जी प्रॉब्लम क्या क्या है। कहेंगे सर ना तो इसकी वैल्यू मालूम है ना तो इसकी। तो आप जरा बताइए, पहले हम क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर क्या आएगा, x² + 1/x² + 2ab। ठीक है, यही तो आएगा। और इसकी वैल्यू हमें मालूम है √13 का होल स्क्वायर, तो इसलिए x² + 1/x² + 2 बराबर हो जाएगा इस तरीके से, x² + 1/x² बराबर 13 में से 2 गया, केवल 11 आ जाएगा। और हमें x - 1/x भी निकालना, तो जरा बताइए x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा। तो कहेंगे सर जी a² + b² - 2ab। तो देख सकते हैं ये हिस्सा आ रहा है जिसमें हम 11 लगा सकते हैं, 11 - 2 क्या आ जाएगा 9। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर x - 1/x, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो √9 आएगा, जो कि 3 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज हमारे पास, इसकी वैल्यू कितने के बराबर 3 के, ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर 11 के, धन 1, 11 1 12, 12 तिहाई 36, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि सब क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, 18 नंबर पर हम आ चुके हैं। 18 नंबर हमारा कहता है कि सर x + y = 5, x + z = 7, y + z = 12, तब x क्या होगा। अब यहाँ ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, सीधे पूछ रहा हूँ, कितना आसान है ये। x + y आपका 5 है। ठीक है, x + z बराबर कितना है 7 है, और y + z आपके पास कितना है 12 है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जब सवाल लिख रहा हूं, बोल रहा हूं x 2 बार दिख रहा है, y 2 बार, z 2 बार, तो इनको क्यों ना जोड़ दिया जाए। अब जोड़ेंगे तो x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार, 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा x + y + z, और 7 5 12 और 12 मिलकर 24, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर इससे x y हट जाए तो z मिल जाए, y z हट जाए x मिल जाए। तो हमने कहा सर हमें तो x निकालना है, तो हमें क्या खदेड़ना होगा यहाँ से, जवाब होगा सर y और z। तो इक्वेशन नंबर 4 था। y z की वैल्यू यहाँ से देख लें, ये y और z की वैल्यू भी 12 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सर ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ उठा लाए, ऊपर से घटा दिए, कट गया। x बराबर 12 में से 12 गया, क्या आ जाएगा 0। उम्मीद करता हूँ
अच्छा लगे आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी। ऐसे छोटे वाले क्वेश्चन पासपोर्ट साइज वाले बहुत तरीकों से पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक में, और आप वीडियोस देखते रहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलते भी रहेंगे। किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की गुंजाइश, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार की प्रायिकता, 53 रविवार की प्रायिकता क्या होगी, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, तो आइए जरा ध्यान दें। 53 रविवार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जवाब है सर, एक लीप वर्ष में हमें अधिमान मतलब एक अधिक दिन मिलता है, यानी कि कितने दिन होते हैं? 366। अब इसमें हफ्ता बनाना तो 7 से भाग देना पड़ेगा, 7 पचे 35, 1 6, 7 दूना 14। क्या दिन बच रहा फालतू मेरे पास? 2 दिन। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? तो जवाब होगा सर सोमवार मंगलवार, ठीक है, मंगलवार बुधवार, ठीक है, बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, ठीक है, शनिवार और रविवार, ऐसा हो सकता है, और फिर रविवार सोमवार। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो सोम मंगल फिर से आ जाएगा, 2-2 दिनों का कोई भी ये जोड़ा हो सकता है। हमें रविवार 53 करना है, क्योंकि 52 की तो गारंटी है सर, 52 सप्ताह आएंगे तो 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार आएगा। तो हमारे लिए रविवार जरूरी है, हमें रविवार 2 जगह मिलेगा, एक अगर शनि रवि बन जाए जोड़ा, या फिर रवि और सोमवार का। तो प्रायिकता का फॉर्मूला कहता है पी बराबर क्या होता है? एनई अपॉन एनएस, यानी कि अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटनाओं की संख्या 2, कुल घटनाओं की संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हुआ 2/7। ठीक है, तो 53 रविवार हो, इसकी गुंजाइश हमारे पास कितनी है? 2/7। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही, ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो शंकु के आयतन में, शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? प्रतिशत वृद्धि होगी, आगे लिख दिया है हमारे पास 4 ऑप्शन। ए 60%, बी 68%, सी 73%, डी 78%। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कभी भी जब ऐसे ग्रोथ के सवाल रहें तो परसेंटेज निकालने का मतलब हानि या लाभ निकालने का मतलब अंतिम जो भी वो दिया हो आयतन के, तो अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन बटे में प्रारंभिक और गुणे 100 लगा दीजिए। ये सूत्र हमारा कॉमनली कहीं भी काम कर जाता है प्रतिशत वृद्धि या हानि पर। अब यहां पर अगर ये मान प्लस में आता है तो हम कहते हैं वृद्धि प्रतिशत होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत होगा, और अगर ये ऋण में आता है तो हम क्या बोलते हैं? हानि प्रतिशत होगा। धीरे धीरे समझे जरा शंकु के बारे में। हम पहली स्थिति में आते हैं, हमारे पास एक शंकु है, हमारे पास इसकी त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई क्या है? h। तो प्रारंभिक आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमने क्या कहा? इसका दोनों ही त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही हमने बढ़ा दिया, थोड़ा लंबा कर दिया त्रिज्या, तो अब ये हो गया r डैश, और r डैश कितना है? पहले का 20% बढ़ गया, तो r प्लस r का 20%, 20/100, 20 पंजे 100, 5 1 6, 6r/5। यही हाल ऊंचाई के साथ भी किया गया, ऊंचाई क्या कर दिया गया? वो भी 20% बढ़ा दिया गया। तो h में h का कितना जोड़ देंगे? 20%, यानी कि 20/100, तो 1/5, 5h में h जोड़ देंगे 6h/5। अब कोई कहेगा सर जी नया आयतन जो आपको मिला वो कितना? तो कहेंगे 1/3 पाई r डैश का स्क्वायर इंटू h डैश। तो हम कहेंगे सर जी पाई/3, r डैश का मतलब 6r/5 का होल स्क्वायर, और h डैश का मतलब 6h/5। तो अब चलिए जरा प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करेंगे? कहेंगे सर जी प्रतिशत वृद्धि हो गया v2 माइनस v1/v1 गुणे क्या आ जाएगा? 100। तो v2 हमारा है, यहाँ थोड़ा ध्यान दे देंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 से गुणा 216, और 5 का और क्या आ जाएगा? 25, और हो जाएगा आपका पाई/3 r स्क्वायर h। ये हो गया अंतिम। प्रारंभिक हमारा है 1/3 या पाई/3, ठीक है, r स्क्वायर h, और नीचे भी प्रारंभिक पाई/3 r स्क्वायर h इंटू 100। तो हम पाई r स्क्वायर h कॉमन ले लेंगे, पाई/3 r स्क्वायर h कॉमन, अंदर बचेगा 216, और नीचे 25 -1 अपॉन में पाई
बाई 3 r² h इंटू 100। तो ये पूरा का पूरा कट गया, 25 यहाँ आएगा, तो 16 में से 25 जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 2 गया 9, 1 नीचे 25 गुणे क्या आ जाएगा 100, काट कर अपना आंसर दे दीजिए सर इतना परसेंट आए। ठीक है, ऑप्शन शायद मेरे जान थोड़ा गड़बड़ छप गया होगा, उसे करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 21 की तरफ। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, एक कमरे की लंबाई दिया है 18 मीटर, चौड़ाई दिया है आपका 14 मीटर और ऊंचाई दिया है 8 मीटर। ठीक है, इसके कमरे को के चारों दीवालों का प्लास्टर कराने में खर्च कितना आएगा, जबकि खर्च का हिसाब है 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये कमरा है हमारे पास, इस तरीके से हम समझ लें, तो हमें प्लास्टर कहाँ करना होता है, तो जवाब होगा सर ये देखिए लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। आप प्लास्टर इधर वाली दीवार पर कराएंगे और उधर वाली दीवार पर कराएंगे, तो ये किससे बना हुआ है, बी और एस से। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी एच, इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा बी एच। आप ये पीछे वाली दीवार कराएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंगली आगे वाली दीवार कराएंगे, तो पीछे वाला एल एच से बना है, एल इंटू एच, ये हो जाएगा एल इंटू एच। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल, ठीक है, जो प्लास्टर करना है, जो प्लास्टर करना है कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी 2 बार एल एच है और 2 बार हमारा बी एच है, बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 बाहर, एच बाहर, ब्रैकेट में एल प्लस बी, दोनों के मान देख लीजिए। ऊंचाई 8 दिया है, लंबाई हमारी 18, चौड़ाई 14, तो 18 और 14 जुड़कर हो जाएगा 32। 32 का 16 से गुणा करना है, तो 16 गुणे 32, 32 को 30 धन 2 लिख लीजिए, 16 3 48, 480 और 16 दूना 32, यानी कि आ जाएगा आपका 512 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमको दिया गया 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा है हमारा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर कितना है 20 रुपए, और हमें 512 मीटर स्क्वायर का खर्च पता करना है, तो 512 गुणे 20 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 1024, आगे एक जीरो लग जाएगा। इतने रुपए प्लास्टर में खर्च हो जाएंगे, 10,240 रुपए। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको मजा लाए। मेंसुरेशन के ये 2 सवाल रहे फिलहाल, अलग अलग टाइप के, एक मैंने उठाए घन और घनाभ से, और दूसरा आपका कहां से था, शंकु से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हमारे पास 2 सरल रेखाएं हैं, एक है 3x प्लस 5y प्लस 16 बराबर 0, और दूसरा है 3x प्लस 5y प्लस 13 बराबर 0 के बीच की दूरी बतानी है। इनके बीच की दूरी कितनी है ये बतानी है। तो बताइएगा तरीका क्या होता है, हम इसका कहां से दूरी पता कर लेते हैं, 0 0 से लंब दूरी इसकी, और कह देते सर इसे क्या बोल लो P1। क्या तरीका होता है, जहां x होगा वहां भी 0 रखो, जहां y है वहां भी 0 रखो, प्लस 16 नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 इन गुणांकों का वर्ग, ये हो गया आपका पहला। ठीक है, अब उसके बाद हम कहते हैं सर जी P2, फिर कहेंगे सर जी 0 0 से लंब दूरी दूसरे वाले रेखा की, तो कह देंगे सर जी P2 बराबर, फिर 0 0 रखिए, 3 इंटू 0, 5 इंटू 0 प्लस 13 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 16 बाई आ जाएगा आपका 25 और 9 मिलकर हो जाएगा शायद 34, और ये 13 बटा अंडर रूट 34। तो कहेंगे दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, P1 माइनस P2, यानी कि 16 बटा अंडर रूट 34 में से 13 बटा अंडर रूट 34 घटा दें, तो आ जाएगा 3 बटा अंडर रूट 34 इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे। एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष हमको दे रखे हैं। ठीक है, सवाल में एक समबाहु त्रिभुज है, इसके 2 शीर्ष दे रखे हैं, एक शीर्ष हमारा -4, 0, दूसरा शीर्ष 6, 0, और तीसरे की इच्छा है कि सर जी ये कितना होगा, ये तीसरा शीर्ष कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई, ये समबाहु है तो सभी की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। ये देखिए जरा, समबाहु होने के नाते दूरी कैसे निकालेंगे AB की, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 100 आएगा, 100 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 10। इधर देखिए अंडर रूट लगाएंगे, कहेंगे सर इसका भी निकाल दीजिए, x माइनस 6 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इधर वाले पर भी आ जाए तो कहेंगे सर जी x माइनस ऑफ -4 का क्या होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप
सभी को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो देखिए पहले इन दोनों को बराबर कर लिया जाए। अगर इनको बराबर करते हैं तो मिलेगा अंडर रूट एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उधर मिलेगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर कहेंगे वर्ग लेने पर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 दूना 8x प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कटा हमारा, और ये 12 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा हमारा 20x, और ये 16 इधर लाए तो घटकर ये भी आ जाएगा हमारा 20, तो ये कट कर कितना आ गया 1। x की वैल्यू मिल गई है, जरूरत कहीं बचा हुआ है तो हमारा बचा है केवल y के नाते। इन दोनों को आपस में बराबर कर लें क्योंकि सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर। तो हम कह सकते हैं सर जी अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितने के है 10 के, और फिर वही कहेंगे वर्ग लेने पर। तो आसान काम है, आप x की जगह 1 लगा सकते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो 100 आएगा, ये 25 आएगा, 25 उधर जाकर घटेगा तो 75 आएगा। y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 75, यानी कि 25 3 75, आंसर हुआ 5 अंडर रूट 3। तो y भी मिल गया है और x भी, x का मान 1 है, y का मान 5 अंडर रूट 3 है। उम्मीद कर रहा हूँ काफी अच्छा ये सवाल आपको सब लगे। एक से एक सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ मित्रों स्किप मत करेंगे, पूरी वीडियो बहुत ही तल्लीनता के साथ देखेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत मेहनत खर्च हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। इस वीडियो में कि लगभग मैं कह सकता हूँ 4 वीडियो 5 वीडियो के बराबर का मेहनत है, क्योंकि ये पूरी स्पीड के साथ, क्योंकि अगर मैं बहुत ही आराम से लगाऊंगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और आप देखते देखते थक भी जाओगे। तो हमें रिवीजन भी करना है और काम भी चला लेना है। केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है, पर हो तो ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है ए बराबर 4, बी बराबर 6, बी वाला हमारे पास क्वेश्चन है ए बराबर 4, बी बराबर -6, सी वाला ऑप्शन हमारे पास है ए बराबर -2, बी बराबर -3, और डी दिया है ए बराबर 2 और बी बराबर -6, ठीक है। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं इस सवाल की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरे, ठीक है, हम एक वृत्त बना लें तो उसके व्यास के सिरे, ठीक है, सेंटर होगा, एक सिरा इसका ए होगा, एक बी होगा, एक सिरा है a + 2, 6 और दूसरा सिरा है -4, 6, उनका केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है। कह रहा है ए और बी का मान क्या होगा, तो जरा ध्यान दीजिए, केंद्र इसका मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु कहां पड़ रहा है, दोनों के बीच में, और बीच में होता मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो कहेंगे सर जी a + 2 + -4/2, कॉमा लगा कर क्या लिखेंगे 6 + 6, 6 प्लस यहाँ पर b है मित्रों, ठीक है, 6 + b/2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है कि सर ये सब 0 0 के बराबर है, तो कंपेयर करिए जरा, क्या हो जाएगा a 0 बराबर -4 से 2 गया तो a - 2/2, क्रॉस गुणा करेंगे ये 0, तो a बराबर 2। दूसरा कंपेयर करेंगे, कहेंगे 0 6 + b/2, तो ये 0 आ गया, b बराबर कितना हो गया -6, तो a बराबर 2 और b बराबर -6, ठीक है। तो अंतिम सवाल की तरफ आ चुके हैं मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही जानदार शानदार सवाल 25वां। हमारे पास एक इक्वेशन है इस तरीके से k + 2x + 2k - 1/3, जबरदस्त लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। -4 बराबर 0, ये एक रेखा है जो y अक्ष के समांतर है, ठीक है, समांतर हो तो क्वेश्चन है कि k बराबर क्या होगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं, -2, 1/2, ऑप्शन सी 3/2 और ऑप्शन डी 2। तो ये ऑप्शन रहे हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन रहा हमारे पास। बोलिए जरा, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आपने पढ़ा होगा, ये हिस्सा पढ़िए जरा। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आपने पढ़ा होगा, ये होता है x बराबर समथिंग, x बराबर कुछ भी, a b c जो भी आ जाए ऐसा कुछ, यानी कि इसमें x होता है लेकिन y नहीं होता। इसका सेंस ये हुआ कि इसके इक्वेशन में अगर इस टाइप का होगा तो x के पीछे कुछ भी आ जाए, यही a आकर पीछे 1/a बन जाए, उधर 1 आ जाए या 0 आ जाए, जो भी होगा आपका, लेकिन कहने का मतलब है कि y इसमें नहीं होता, यानी कि y का गुणांक क्या होता है 0। तो x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण में y मौजूद नहीं होता, इस मतलब उसका गुणांक 0 होता होगा।
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास y का गुणांक दे रखा है कितने के बराबर, 2k माइनस 1/3। अब ये होना नहीं चाहिए क्योंकि y गायब होगा तब केवल हमारे इक्वेशन x में बचेगा, ये उधर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर यही पूछूं तो कहेंगे सर जी आ जाएगा 4/k+2 जो हमारे लिए किसका काम कर रहा है, ये का काम कर रहा है। तो इसलिए ये y नहीं होना चाहिए, तो ना होने के लिए उसका गुणांक क्या होना चाहिए, 0। और इसको जब क्रॉस गुणा करेंगे तो 2k बराबर 1 या k बराबर कितना आ जाएगा 1/2, और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये मेरी सार्थक पहल और बहुत ज्यादा मेहनत आपको ज्यादा मजा आए, और जितना ज्यादा मजा आपको आएगा उतना ज्यादा मुझे तसल्ली होगी। तो अपने मजे का अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में कराते रहिए, और प्लीज इसे ढेर सारा शेयर बनाते रहिए ताकि आपके इस टीचर की हौसला अफजाई हो, ताकि और भी मैं मॉडल पेपर बना सकूं मित्रों, क्योंकि उससे हौसला बढ़ता है तब जाकर काम होता है। यहाँ कोई पेमेंट का मुद्दा नहीं है कि हमारे और आपके बीच में कहीं पेमेंट चल रहा है, सारा मामला है दिल का। ठीक है, तो धन्यवाद हमें देखने के लिए। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।